नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआरबी एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो प्राचीन काल का इतिहास टॉपिक स्टार्ट किया है, इसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। और प्राचीन काल के इतिहास चैप्टर में हमने पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें गुप्त वंश को कंप्लीट किया था। उससे पहले मौर्य वंश आया था, फिर गुप्त वंश टॉपिक कंप्लीट किया। गुप्त के बाद बच्चों आज दूसरा जो चैप्टर आता है वो गुप्त के बाद जिस प्रकार से भारत में राजवंश बने उन वंशों को कहा जाता है गुप्तोत्तर वंश। गुप्तोत्तर वंश यानी कि गुप्त समय के बाद जो वंश बना वो कहलाएगा गुप्तोत्तर वंश। इस गुप्तोत्तर वंश के पहले लेक्चर है ये। गुप्तोत्तर वंश जो है दोस्तों, इसको अपन दो भागों में पढ़ते हैं। गुप्तोत्तर वंश, इसको दो भाग हैं, जैसे गुप्त प्लस उत्तर। इसको अपन संधि तोड़ के तहत करेंगे तो गुप्त प्लस उत्तर। जैसे होता है ना संधि में, गुण संधि में आता है ए प्लस ओ मिलकर के ओ होता है, वैसे ही है। तो गुप्त काल के बाद जो वंश बना वही क्या कहलाया है दोस्तों? गुप्तोत्तर वंश कहलाया है। इसी गुप्तोत्तर वंश में सबसे इंपॉर्टेंट एक वंश आता है, उसका नाम आता है दोस्तों पुष्यभूति वंश। और इसी पुष्यभूति वंश चैप्टर को ही बाद में कहा जाता है वर्धन वंश। वर्धन वंश चैप्टर है दोस्तों। तो आज का जो अपना हेडिंग है वो है गुप्तोत्तर वंश, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। 550 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था ये, और लास्ट जो है ये 647 ईस्वी तक का समय है इसका। 550 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक का जो समय है दोस्तों, ये है पुष्यभूति वंश का समय। जब भारत में, जैसे अपन ने जब मौर्य वंश पढ़ा था तो मौर्य वंश चैप्टर में अपन ने पढ़ा था मौर्य वंश समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने के बाद धीरे धीरे उस वंश में शुंग वंश आया, कर्ण वंश आया, तो ये छोटे छोटे वंश आते गए। इसी प्रकार जैसे गुप्त वंश समाप्त हुआ तो दोस्तों गुप्त वंश समाप्त होने के बाद गुप्तोत्तर वंश बना है ये जो गुप्तोत्तर वंश जो है दोस्तों, इस गुप्तोत्तर वंश में क्या क्या बातें हैं वो देखते हैं अपन। कि उस समय ये जो भारत है, इस भारत पर छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। तो जैसे ये जो हरियाणा वाला जो क्षेत्र था, हरियाणा का क्षेत्र था, यहाँ पर थानेश्वर, यहाँ पर जो इस रियासत स्थापित हुई, यहाँ जो स्थान था उसका नाम था दोस्तों थानेश्वर। तो हरियाणा वाले क्षेत्र पर कौन सा स्थान था? थानेश्वर। यहाँ पर जिस वंश की स्थापना होती है उस वंश का नाम था दोस्तों पुष्यभूति वंश। उसका नाम है पुष्यभूति वंश। अभी पुष्यभूति वंश स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में स्थिति क्या थी। मानचित्र देखते हैं इसको अपन। तो हरियाणा में जो था वो थानेश्वर वंश था, थानेश्वर स्थान था जहाँ पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। यही पुष्यभूति वंश जो बाद में किस नाम से जाना जाएगा? वर्धन वंश के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा के बाद, ये मालवा वाला जो क्षेत्र है, मालवा यानी मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, मालवा स्थान, मालवा जो रियासत थी कहाँ पर आती थी? मध्य प्रदेश में। मालवा का जो राजा था उसका नाम था दोस्तों देवगुप्त। यहाँ पर देवगुप्त नाम के राजा थे, देवगुप्त नाम के राजा थे। जो नीचे जो दक्षिणी भारत वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, इस वाले क्षेत्र पर जो हो, जैसे पुलकेशिन द्वितीय, तो चंदेल शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ पर चंदेल शासकों का अधिकार होता था। तो चंदेल शासक का जो नाम है दोस्तों वो है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ये चंदेल शासक हैं। बंगाल वाला जो क्षेत्र था दोस्तों, इस बंगाल वाले क्षेत्र पर ब्राह्मण वंश का शासन था। ब्राह्मण वंश का शासन था, और ब्राह्मण वंशीय जो राजा थे उनका नाम था राजा गौड़। राजा शशांक राजा थे, ब्राह्मण वंशी गौड़ राजा थे। गौड़ वंशीय या ब्राह्मण वंशीय, तो गौड़ वंश के जो राजा थे उनका नाम था शशांक। तो दोस्तों यहाँ पर इनका शासन हुआ करता था। उससे ऊपर जो ये असम वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र पर, तो इस क्षेत्र पर जिस वंश का शासन था असम। असम में दोस्तों उस समय जो होता था वह रियासत का नाम होता था कामपुर। तो असम का प्राचीन जो नाम हो कामपुर है, और असम के जो राजा होते थे उनका नाम था भास्कर वर्मन। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा भास्कर वर्मन, और मैप से आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। भास्कर वर्मन यूपी का जो क्षेत्र है दोस्तों, यूपी कन्नौज वाला जो क्षेत्र है, तो यूपी में कन्नौज रियासत होती थी, और यूपी कन्नौज के जो राजा होते थे दोस्तों, यूपी कन्नौज है, इस कन्नौज के जो राजा है ना उनका नाम है दोस्तों ग्रहवर्मन, या कई जगह ग्रहवर्मा भी लिखा है, ग्रहवर्मन या वर्मा,
एक ही बात है, ग्रह वनमन। अब आप अच्छे से समझिएगा एक बार इस चैप्टर को। पहला पॉइंट अपन ने कहा गुप्तोत्तर वंश। गुप्तोत्तर वंश, गुप्त काल के बाद जो वंश स्टार्ट हुए उन्हें कहा जाता है गुप्तोत्तर वंश। और गुप्तोत्तर वंश में एक जो रियासत है वो है थानेश्वर रियासत, हरियाणा में आती है थानेश्वर रियासत। और ये जो है उसमें पंजाब प्लस हरियाणा, तो आज हरियाणा में है, उसमें पंजाब प्लस हरियाणा दोनों क्षेत्रों को मिला करके थानेश्वर बनती थी दोस्तों। पंजाब प्लस हरियाणा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर थानेश्वर थी। और थानेश्वर के जो वंश स्थापित हुआ है वो पुष्यभूति वंश हुआ है। इसे ही बाद में वर्धन वंश कहा जाता है। इसी पुष्यभूति वंश का जो पहला जो राजा था उसका नाम था दोस्तों पुष्यभूति। उसका क्या नाम है? पुष्यभूति। ये है दोस्तों। तो थानेश्वर जो हरियाणा में है, जिसको पहले पंजाब हरियाणा में आता था, आज थानेश्वर कुरुक्षेत्र में ही एक छोटा सा स्थान है। तो थानेश्वर है यहाँ पर। उसके बाद यूपी वाला जो क्षेत्र है कन्नौज का, ये ग्रह वर्मन के कंट्रोल में आता था। असम कानपुर का स्थान भास्कर वर्मन यहाँ के राजा थे। बंगाल में ब्राह्मण वंश या गौड़ वंश का राज हुआ करता था, जो राजा थे शशांक थे। चंदेल शासक पुलकेशन द्वितीय जो दक्षिणी भारत वाले दक्षिण पश्चिमी भारत पर अपना स्थान इनका था, कर्नाटक केरल वाला क्षेत्र पर। मालवा मध्य प्रदेश के जो राजा थे दोस्तों वो थे देवगुप्त। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं पुष्यभूति वंश को। अगर आपको मैप समझ में आ गया है तब आपको अच्छे से पुष्यभूति वंश समझ में आ जाएगा। इस मैप को अपन फिर से लेकर के आएंगे और दोबारा से आपको अच्छे समझ में आएगा। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। अभी उस वाले मैप में अपने सिर्फ इतना सा पढ़ा है कि किस प्रकार से गुप्तों के बाद भारत में वंश बने, किस प्रकार से राजा महाराजाओं का शासन आया, वो पॉइंट पढ़ा है दोस्तों। पुष्यभूति वंश, इसी का अन्य नाम आता है वर्धन वंश। और दोस्तों ये जो वर्धन वंश था इसका जो टाइमिंग है वो है 550 एडी से लेकर के और 647 एडी तक, 647 ईस्वी तक का समय है। पुष्यभूति वंश का जो दोस्तों प्रथम जो राजा था, प्रथम राजा, तो संस्थापक इसके हो गए पुष्यभूति। संस्थापक पुष्यभूति के द्वारा, पुष्यभूति। तो पुष्यभूति के नाम से ही दोस्तों एक किस वंश का नाम, इसका वंश का क्या नाम पड़ा है? पुष्यभूति वंश। तो राजा के नाम पर इस वंश का नाम पड़ गया पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति के द्वारा 550 ईस्वी में, 550 ईस्वी में थानेश्वर, थानेश्वर स्थान है दोस्तों हरियाणा में, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की नींव रखी गई। पुष्यभूति वंश की नींव रखी। तो पुष्यभूति ने कौन से वंश की नींव रखी है दोस्तों? पुष्यभूति वंश की नींव रखी है। पुष्यभूति वंश की नींव रखी। दूसरा पॉइंट ये कहता है लेकिन पुष्यभूति के बाद, लेकिन पुष्यभूति के बाद, पुष्यभूति के बाद बनने वाले जो राजा थे, पुष्यभूति के बाद बनने वाले राजाओं ने, बनने वाले राजाओं ने वर्धन शब्द का प्रयोग किया है, ने वर्धन शब्द का प्रयोग किया है, वर्धन शब्द का प्रयोग किया है। इस कारण, इस कारण, इस कारण यह वंश वर्धन वंश कहलाया। इस कारण दोस्तों यह वंश कौन सा वंश कहलाया? वर्धन वंश कहलाया, वर्धन वंश कहलाया। ठीक है दोस्तों, पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की नींव रखी थी, लेकिन पुष्यभूति के बाद जो राजा बने उन्होंने अपने नाम के आगे वर्धन शब्द का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए वर्धन वंश कहलाया। जैसे करके देखते हैं तो सबसे पहले जो राजा बने पुष्यभूति थे, लेकिन ये कौन से वंश की स्थापना कर रहे हैं? पुष्यभूति वंश की। लेकिन पुष्यभूति के बाद जो राजा बन रहे हैं वो उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग कर दिया? वर्धन शब्द का प्रयोग कर दिया। तो दोस्तों इन्होंने क्या है, पहला है पुष्यभूति के बाद बने नरवर्धन, नरवर्धन, नरवर्धन राजा बने। नरवर्धन के बाद बने राज्यवर्धन फर्स्ट, राज्यवर्धन फर्स्ट। उसके बाद बने आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन। उसके बाद है दोस्तों प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। और फिर प्रभाकर वर्धन के बाद छठे राजा बने हैं राज्यवर्धन सेकंड, राज्यवर्धन सेकंड। तथा सबसे लास्ट जो राजा हैं दोस्तों उनका नाम आ रहा है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। इस प्रकार से दोस्तों
तो पुष्यभूति के द्वारा जिस वंश की नींव रखी गई है वो वंश तो आता है पुष्यभूति वंश, लेकिन इसके बाद जो राजा बने हैं उन्होंने कौन से वंश की नींव रखी है दोस्तों? वर्धन वंश की नींव रखी है। ये इन्हीं के ही उत्तराधिकारी थे, पुष्यभूति के ही उत्तराधिकारी थे, लेकिन इन्होंने अपने नाम के आगे वर्धन शब्द का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए वंश किस वंश के नाम से जाना जाता है दोस्तों? पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। एक पुष्यभूति की एक चीज और देख लेते हैं, इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, महाराजा और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। महाराजा और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की। पुष्यभूति के द्वारा महाराजा और परम भट्टारक की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पेपर में यहां तक भी पूछा गया है। क्वेश्चन किस प्रकार से आप देख सुनिएगा एक बार। क्वेश्चन आपसे पूछे हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का कौन से नंबर का राजा था? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का कौन से नंबर का राजा था? तो अपन गिनते हुए चलेंगे, पहला पुष्यभूति, फिर इस प्रकार से क्रमवार आएगा। तो इस कौन से नंबर का राजा आ गया? 7वें नंबर का राजा आया। लेकिन दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पेपर में यह पूछा गया है कि वर्धन वंश का चौथा राजा कौन सा था? वर्धन वंश का चौथा राजा कौन सा था? तो वर्धन वंश का चौथा राजा कौन सा आएगा दोस्तों? हर्षवर्धन आएगा। क्यों? ये वर्धन शब्द वाले हैं, तो ये पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। हर्ष राज्यवर्धन सेकंड, 5वां है, और चौथा कौन सा आ रहा है? हर्षवर्धन आ रहा है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो गए। हर्षवर्धन पहला शासक पुष्यभूति आ रहा है, लेकिन पुष्यभूति कौन से वंश का है? पुष्यभूति वंश का है। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के कौन से नंबर का राजा आ गया? 7वें नंबर का। वर्धन वंश का पहला राजा नरवर्धन है, लेकिन हर्षवर्धन अंतिम राजा है, शक्तिशाली राजा, और छठे वंश का राजा, छठा राजा आ जाएगा नरवर्धन या वर्धन वंश का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। पुष्यभूति के द्वारा पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई, कौन से स्थान पर की गई? थानेश्वर स्थान पर की गई। तो इन सब की जो राजधानी हुआ करती थी स्टार्टिंग में क्या रही थी? थानेश्वर रही थी। हर्षवर्धन ने राजधानी 2 की है, दूसरी राजधानी इनकी बनी है कन्नौज। यूपी वाला जो अभी अपन ने पढ़ा था, यूपी में किसका राज हुआ करता था, वो पॉइंट है दोस्तों। तो महाराजा और परम भट्टारक की उपाधि पुष्यभूति के द्वारा की गई है। बनने वाले अन्य राजाओं ने वर्धन शब्द का प्रयोग किया था। अब आ रहे हैं अपन पहले वाले जो मैप जो बनाया था उसके ऊपर। दोस्तों मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ पुष्यभूति के वंशज के बारे में, एक बार आप अच्छे से देखिएगा इस पॉइंट को। पहला राजा बना है पुष्यभूति। पहला राजा कौन बना? पुष्यभूति। दूसरे नंबर के राजा यहाँ पर बने हैं दोस्तों नरवर्धन। दूसरे राजा है नरवर्धन। तीसरे राजा है दोस्तों राज्यवर्धन फर्स्ट, राज्यवर्धन फर्स्ट। चौथे राजा है इसमें, चौथे राजा है आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन। चौथे नंबर के राजा हैं दोस्तों, राजा है आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन। 5वें नंबर के जो राजा है दोस्तों उनका नाम है प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। अब आप पॉइंट समझिएगा, ये प्रभाकर वर्धन जो है इनके 3 बच्चे हैं दोस्तों। सबसे बड़ा जो इनका लड़का है उसका नाम है राज्यवर्धन सेकंड। उसका क्या नाम है दोस्तों? राज्यवर्धन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट पहले आ चुका है, तीसरे नंबर के राजा रहे थे, राज्यवर्धन सेकंड। फिर इनकी एक बेटी है, उसका नाम है राज्यश्री। बेटी है दोस्तों इनकी जिसका नाम है राज्यश्री, ये इनकी पुत्री है। तीसरे नंबर के जो इनके बच्चे हैं उनका नाम है दोस्तों प्रभाकर वर्धन के ही तीसरा जो बेटा है उसका नाम आता है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। अब आप अच्छे से इस चैप्टर को समझिएगा। पहला पॉइंट अपन ये कह रहे हैं कि प्रभाकर वर्धन जो है इनके 3 बच्चे हैं। पहला इनका जो लड़का है सबसे बड़ा है वो राज्यवर्धन सेकंड है, फिर इनकी बेटी है राज्यश्री, और फिर सबसे छोटा जो लड़का है इनका वो आता है हर्षवर्धन। अब क्या हुआ, इस प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राज्यश्री की जो शादी है वो यूपी के कन्नौज, यूपी जो कन्नौज है दोस्तों, यहाँ के राजा ग्रहवर्मन के साथ कर दी। तो राज्यश्री की जो शादी है वो कन्नौज के राजा के साथ हुई है। कन्नौज के राजा कौन है? ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन के साथ इनकी क्या हुई है दोस्तों? शादी हुई है। तो कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ
प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री की शादी कर दी दोस्तों। किसकी शादी कर दी? राजश्री की शादी कर दी। उसके बाद प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद प्रभाकर वर्धन का दोस्तों एक क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके समय में जब हूण जाति आक्रमण करती है तो उन हूण जाति के आक्रमणों को इन्होंने क्या कर दिया? असफल कर दिया। हूण जाति के आक्रमणों को इन्होंने क्या कर दिया था? असफल कर दिया था। ये भी शक्तिशाली ही राजा थे प्रभाकर वर्धन, और जब तक प्रभाकर वर्धन जीवित रहे तब तक इन वंशों में से किसी ने भी किसी पर भी आक्रमण नहीं किया, क्योंकि शक्तिशाली जो राजा थे वो थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री की शादी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से कर दी। उसके बाद प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बेटा राज्यवर्धन सेकंड जो है अगले राजा बने। राज्यवर्धन सेकंड जब अगले राजा बनते हैं, राज्यवर्धन सेकंड जब अगले राजा बनते हैं तो दोस्तों एक त्रिपक्षीय कूटनीति यहां पर देखने को मिलेगी आपको। वो देखिएगा किस प्रकार से थी। ये बंगाल का राजा जो है गौड़ राजा शशांक, इस शशांक के बारे में आप एक पॉइंट समझिएगा। ये कौन से धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। भगवान शिव के उपासक थे दोस्तों ये, और ये बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी व्यक्ति थे। जब अपन ने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। बोध गया बिहार में, जो रात निरंजन फल्गु नदी किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो जो बोधि वृक्ष था इस राजा शशांक ने कटवा दिया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। बोधि वृक्ष को कटवाने वाला, तो बोधि वृक्ष जहां पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, उसको कटवाने वाला कौन था? ये राजा शशांक था दोस्तों। दूसरा, ये शैव धर्म का उपासक था, शिव जी को मानता था। अब राजा शशांक ने क्या चाल चली है? राजा शशांक ने मालवा के जो राजा है देवगुप्त, इन देवगुप्त को उकसाया कि आप जो हो वो कन्नौज के ऊपर आक्रमण कर दो और यहाँ के राजा ग्रहवर्मन की हत्या करके आप यहाँ के राजा बन जाओ। किसने उकसाया है? राजा शशांक ने। राजा शशांक ने मालवा के राजा देवगुप्त को उकसाया, और देवगुप्त ने शशांक के कहने पर, यानी कि शशांक अपनी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन फर्स्ट इनसे डर करके। तो राजा शशांक जो है वो किसको उकसाता है? देवगुप्त को। देवगुप्त ने दोस्तों क्या किया? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के ऊपर आक्रमण कर दिया और ग्रहवर्मन की दोस्तों इन्होंने हत्या कर दी। यहां पर कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? देवगुप्त के द्वारा कर दी गई। ग्रहवर्मन की हत्या किसने की? ग्रहवर्मन की हत्या तो मालवा के राजा देवगुप्त के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। और इनकी जो बहन थी राज्यश्री, जो ग्रहवर्मन की पत्नी थी, इसको देवगुप्त ने बंदी बना लिया। राज्यश्री को देवगुप्त ने दोस्तों क्या बना लिया? बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। दोबारा से रिकॉल करते हैं। प्रभाकर वर्धन के 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। पहला लड़का राज्यवर्धन सेकंड है, दूसरी इनकी बेटी है जिसका नाम राजश्री है, तीसरा इनका बेटा है हर्षवर्धन। राजश्री की शादी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से की जाती है। इस ग्रहवर्मन की हत्या मालवा का राजा देवगुप्त कर देता है, और देवगुप्त किसके उकसाने के बाद करता है? तो गौड़ राजा शशांक के उकसाने के बाद करता है। अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कौन कर रहा है? देवगुप्त की शशांक कर रहा होता है। ग्रहवर्मन की हत्या हो गई तो इसकी जो बहन थी राज्यवर्धन सेकंड, हर्षवर्धन की जो बहन है राजश्री, इसको देवगुप्त ने जेल में डाल दिया, इसको बंदी बना लिया राजश्री को। इस बात की जानकारी जब राज्यवर्धन सेकंड को लगी तो दोस्तों राज्यवर्धन सेकंड ने इस देवगुप्त के ऊपर आक्रमण किया। राज्यवर्धन सेकंड ने किसके ऊपर आक्रमण किया? देवगुप्त के ऊपर आक्रमण किया और इस देवगुप्त की हत्या कर दी। राज्यवर्धन सेकंड ने दोस्तों किसकी हत्या कर दी? देवगुप्त की हत्या कर दी। अपनी बहन राज्यश्री को यहाँ से छुड़वा करके लेकर के आया, छुड़वा करके बंदी जो इनको बना रखा था यहाँ से जेल से छुड़वा करके लेकर के आया, वापिस कन्नौज में आए। और कन्नौज में वापिस आने के बाद अब राजा शशांक जो है वो एक कूटनीति कहता है, एक कूटनीति करता है। कूटनीति किस प्रकार से? जब कन्नौज में राजश्री वापिस आ गई, ये राज्यवर्धन सेकंड जब कन्नौज में वापिस आ जाते हैं तो इन दोनों को ये राजा शशांक जो है ये चाहता है कि इसको मरवाना चाहता है, इनको भी इसको समाप्त करवाना चाहता है। तो इस प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग आप समझिएगा। राजा शशांक ने
इस राज्यवर्धन सेकंड को अपने दरबार में इनवाइट किया और वहां पर इस राज्यवर्धन सेकंड की हत्या कर दी गई। राज्यवर्धन सेकंड की हत्या कर दी गई। राज्यवर्धन सेकंड को दोस्तों किसने मारा है? तो राज्यवर्धन सेकंड को बंगाल के गौड़वंशी राजा शशांक ने मार दिया। शशांक ने किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन सेकंड की दोस्तों क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या कर दी। किसने हत्या की है? तो शशांक ने राज्यवर्धन सेकंड की हत्या कर दी। उस समय हर्षवर्धन की उम्र केवल 16 वर्ष की थी। उस समय हर्षवर्धन कितनी उम्र के थे? 16 वर्ष के थे दोस्तों। इधर जैसे ही शशांक ने राज्यवर्धन सेकंड को मारा तो इनकी बहन जो राज्यश्री थी वो आत्महत्या करने के लिए हिमालय पर्वतमाला की ओर आगे बढ़ जाती है और उस साइड वो आगे बढ़ रही थी। इधर जैसे ही खबर पहुंची हर्षवर्धन के पास कि इनके भाई की हत्या हो चुकी है और बंगाल के गौड़वंशी राजा शशांक ने इनकी हत्या कर दी है, तो हर्षवर्धन वहां पर जो थानेश्वर वाला स्थान है यहाँ पर राजगद्दी स्वीकार करते हैं, राजा अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन जो है दोस्तों अगले राजा बने। दोस्तों जब अगले राजा हर्षवर्धन बने तो इनकी सहायता कौन कर रहा है? इनकी सहायता करेंगे भास्कर वर्मन, जो कामरूप या असम के राजा हैं। ये हर्षवर्धन की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। किस चीज में सहायता करेंगे? इसको मारने के लिए, बंगाल के गौड़वंशी राजा शशांक को मारने के लिए हर्षवर्धन की सहायता कामरूप के राजा भास्कर वर्मन ने की। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है ये अगले राजा बनते हैं और फिर इन्होंने गौड़वंशी राजा शशांक की हत्या की। तो हत्या किसके द्वारा कर दी गई है? इसकी हर्षवर्धन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। और हर्षवर्धन किससे सहायता मांगता है दोस्तों? किससे सहायता लेता है? भास्कर वर्मन से सहायता लेता है। इस प्रकार से दोस्तों हर्षवर्धन जो है वो अगले राजा बन करके आते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये एक त्रिपक्षीय कूटनीति थी जो वर्धन वंश के खिलाफ, कन्नौज के राजा के खिलाफ हुई थी। तो पहले तो देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन सेकंड ने करी दी थी, तो यहाँ पर भी अब किसका अधिकार हो गया? बाद में मालवा के अधिकार किसका हो गया? हर्षवर्धन का हो गया। उसके बाद इन्होंने बंगाल के राजा गौड़वंशी राजा शशांक की हत्या कर दी, तो यहाँ पर इनको मार देते हैं। इनकी बहन जो आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए जा रही थी, अपनी बहन को बचाते हैं। भास्कर वर्मन की सहायता से इस गौड़ राजा शशांक की हत्या करते हैं और कन्नौज जो क्षेत्र था इसको भी हर्षवर्धन ने अपने ही रियासत में मिला लिया। कन्नौज को भी दोस्तों इन्होंने किस में मिला लिया? अपनी ही रियासत में मिला लिया। तो हर्षवर्धन की कितनी रियासतें हुई दोस्तों? 2 रियासतें होंगी। हर्षवर्धन की रियासतें होगी 2। दोबारा से देखते हैं अपन इसको। पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा है इसका चैप्टर का, वो गुप्तोत्तर वंश में किस प्रकार से कार्य हुए थे वो था। दूसरा जो चैप्टर दोस्तों इसमें आया था वो हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन जो किस प्रकार से राजा बने हैं। तीसरा जो इसका पॉइंट है दोस्तों अपन कर रहे हैं हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन तो वर्धन वंश का अंतिम राजा, सबसे शक्तिशाली राजा था ये। वर्धन वंश के शक्तिशाली राजा थे। वर्धन वंश के शक्तिशाली राजा थे और अंतिम भी राजा थे दोस्तों, अंतिम राजा थे। ये क्वेश्चन पूछता है, ये वर्धन वंश के छठे राजा थे। वर्धन वंश के छठे राजा थे, 6th राजा थे, 6th नंबर के। और पुष्यभूति वंश के पुष्यभूति वंश के 7वें राजा थे। इन्होंने राजधानी किस किस को बनाई? तो इनकी राजधानी दोस्तों 2 बनेंगी। राजधानी बनी दोस्तों इनकी 2, एक है थानेश्वर, दूसरी है दोस्तों कन्नौज। थानेश्वर, दूसरी है दोस्तों इसमें कन्नौज। इनका जो टाइमिंग है वो है 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक का समय आता है हर्षवर्धन का।
हर्षवर्धन ने दोस्तों एक हरियाणा को राजधानी बनाया, तो हरियाणा थानेश्वर में आता है। कन्नौज वाला क्षेत्र यूपी का आता है। तो जो मोखरी वंश के शासक थे जिनका नाम था ग्रहवर्मन, उन जो इनके जीजा थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो बाद में इन्होंने राजश्री के कहने पर वहाँ का अधिकार जो क्षेत्र था अपने ही अधिकार में ले लिया था। उसके बाद हर्षवर्धन जो दोस्तों ये एक प्रसिद्ध कवि भी थे। इनके द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली, और तीसरा जो इनका ग्रंथ है दोस्तों वो है नागानंद। ये इनके 3 ग्रंथ आते हैं जो इनके द्वारा खुद लिखे गए हैं। तो 3 ग्रंथ हैं, इनको प्रसिद्ध कवि थे ये, इनके द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए। ये इनके द्वारा लिखे गए 3 ग्रंथ है, प्रसिद्ध कवि थे, इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हर्षवर्धन ने दोस्तों। उसके अलावा अपन बात करें, इनके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहते थे, प्रसिद्ध कवि हर्षवर्धन के दरबारी कवि जिनका नाम था दोस्तों बाणभट्ट। ऐसा कहते हैं बाणभट्ट जब कवि बने तो इनसे पहले जितने भी कवि वगैरह हुए थे वो उपहास के पात्र बन गए। ऐसा कहा जाता है दोस्तों इनके संस्कृत के कवि थे। तो बाणो बुभुहु, बाण इनको जो बाणभट्ट जो है इन्होंने जब अपने ग्रंथ की रचना की, जैसे इनके ग्रंथ के नाम देते हैं अपन, तो बाणभट्ट इनका दरबारी कवि था, इसके द्वारा लिखा गया था एक ग्रंथ, इसका नाम था कादम्बरी। दूसरा है दोस्तों हर्षचरितम, और एक है दोस्तों 10 कुमार चरितम। तो इनके 3 ग्रंथ आते हैं। ऐसा कहते हैं कि बाणभट्ट ने जब कविता या ग्रंथ लिखना स्टार्ट किया था तो इनके जो ग्रंथ जो लिखे गए हैं, इन ग्रंथों को देख करके इन्होंने कोई भी ऐसा शब्द नहीं छोड़ा जो संस्कृत में यूज ना किया हो, यानी सारे के सारे संस्कृत के शब्दों को इन्होंने यूज कर लिया। तो इनसे पहले वाले जो कवि थे वो नाम मात्र के बन गए, तो ये बाणो बबूहु कहा जाता है इनको, बाणभट्ट। इन बाणभट्ट के द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी है एक, दूसरा है हर्षचरितम, तीसरा है दोस्तों 10 कुमार चरितम। और कादम्बरी, हर्षचरितम, 10 कुमार चरितम, ये इनके ग्रंथ आते हैं। हर्षवर्धन के समय में ही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक चीनी यात्री भारत में आया। पहला चीनी यात्री जो भारत में आया था उसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आए थे। दूसरे जो चीनी यात्री आ रहे हो हर्षवर्धन के समय में आ रहे हैं दोस्तों। चीनी यात्री का नाम था दोस्तों फाइयान। दूसरा चीनी यात्री है जो भारत में आया, दूसरा चीनी यात्री भारत में आने वाले, इन्हें कुछ उपनाम है इनके, इसको यहाँ एक बार बॉक्स में करते हैं। इन्हें नीतियों का राजकुमार कहा जाता है। इन्हें नीतियों का राजकुमार या इन्हें नीतियों का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। नीतियों का पंडित, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम था फोक्यूकी नामक पुस्तक लिखी। इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, और इसी बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। कौन से विश्वविद्यालय में इन्होंने रहते शिक्षा ग्रहण की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसमें रहते हुए इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इस नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। बौद्ध धर्म की, इसमें अपने 2 धर्म पढ़े थे, हीनयान और महायान, 2 भागों में बटा था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड कहा जाता है।
तो महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा करवाई गई थी। चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे थे कुमार गुप्त, उन्होंने करवाई थी। दोबारा से देखिएगा, दूसरा चीनी यात्री भारत में आया फायान, नीतियों का पंडित कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। फोक्यूकी नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है दोस्तों। इस पुस्तक में इन्होंने बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया है। इसको इन्होंने कहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? नालंदा विश्वविद्यालय में रहते हुए इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इस नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। हीनयान और महायान दो भागों में बटा था बौद्ध धर्म, उसी का पॉइंट है दोस्तों। इसी फोक्यूकी पुस्तक या फायान के कारण ही हर्षवर्धन ने दोस्तों कौन से धर्म को स्वीकार किया था? तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो हर्षवर्धन कौन से धर्म से संबंधित आते हैं दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित आते हैं हर्षवर्धन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हर्षवर्धन का ये पॉइंट। इसके बाद आगे देखते हैं, हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5वें वर्ष, हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5वें वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट पॉइंट है ये। हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में बौद्ध धर्म का सम्मेलन बुलाते थे। तो बौद्ध धर्म का सम्मेलन बुलाते थे, बौद्ध धर्म का सम्मेलन बुलाते थे। इस प्रत्येक 5वें वर्ष में जो बौद्ध धर्म का सम्मेलन बुलाया जाता था, इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद किसे कहा जाता है? प्रयाग में जो बौद्ध धर्म का सम्मेलन बुलाया जाता था, इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। और इस महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष जो है वो हर्षवर्धन ने, अध्यक्ष महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष हर्षवर्धन ने फायान को बनाया था। किसको बनाया था दोस्तों? फायान को। तो अध्यक्ष कौन बने थे? फायान बने थे, बनाया था। किसने बनाया था? हर्षवर्धन ने बनाया था फायान को। इस बात से कन्नौज के जो पंडित थे, प्रयाग के जो पंडित थे, वो नाराज हो जाते हैं और 500 पंडितों ने मिलकर के फायान की हत्या करने का 500 पंडितों ने मिलकर के फायान की हत्या करने की प्लानिंग की। तब इस बात की जानकारी जब हर्षवर्धन को लगी तो इन 500 पंडितों को इन्होंने प्रयाग से निष्कासित करवा दिया। किनको? 500 पंडितों को किसने? हर्षवर्धन ने निष्कासित करवा दिया। फायान को अध्यक्ष बनाया महामोक्ष परिषद का। इस बात का विरोध 500 पंडितों ने किया और फायान को मारने की इन्होंने प्लानिंग बनाई, योजना बनाई। इस बात की जानकारी जब हर्षवर्धन को लगी तो उन 500 पंडितों को दंड स्वरूप प्रयाग से इनको निष्कासित करवा दिया गया था। इसके अलावा एक नोट और है, प्रत्येक 5वें वर्ष हर्षवर्धन ने प्रयाग में बुलाते थे बौद्ध धर्म का महासम्मेलन, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष जितने भी धर्म सम्मेलन, जितने भी विश्व में धर्म है, उनको बुलाते थे। तो प्रत्येक वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन, प्रत्येक वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन करवाते थे कन्नौज में करवाते थे दोस्तों। प्रत्येक वर्ष तो कन्नौज में क्या करवाते थे? विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन। प्रयाग में क्या कराते थे? बौद्ध धर्म सम्मेलनों का आयोजन करवाते थे। इस प्रकार से हर्षवर्धन जो थे वो धार्मिक विचारधाराओं वाले व्यक्ति थे। और हर्षवर्धन जो है इन्होंने खुद के 3 ग्रंथ लिखे हैं, प्रियदर्शनी, नागानंद, रत्नावली। इंपॉर्टेंट है पॉइंट है दोस्तों ये। उसके बाद एक पॉइंट और बचता है हर्षवर्धन का, जो हमने जो पढ़ा था मैप में। एक बार मैप में पुनः दोबारा से आते हैं अपन मैप वाले पॉइंट में। हर्षवर्धन का दोस्तों ये जो वाला पॉइंट था, चंदेल शासक जो पुलकेशन द्वितीय, चंदेल शासक कौन थे? पुलकेशन द्वितीय। यहाँ पर पुलकेशन द्वितीय जो है नर्मदा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ पर हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में पुलकेशन द्वितीय विजयी हुए और ये क्या हो गए? पराजित हुए, हार गए इसमें हर्षवर्धन। इस बात की जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलती है।
कौन से अभिलेख में मिलती है दोस्तों? ऐहोल अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया गया था। चंदेल शासक के द्वारा इनको पराजित कर दिया गया था। तो ये पॉइंट था अपना हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन अंतिम राजा हैं दोस्तों जो इसमें वर्धन वंश के थे, गुप्तोत्तर वंश का था। और यहाँ पर फिर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये पूरा का पूरा जो वर्धन वंश है समाप्त हो जाता है। तो ये दोस्तों आपका एक छोटा सा टॉपिक था गुप्तोत्तर वंश का, वर्धन वंश का, पुष्यभूति वंश का। पहले राजा पुष्यभूति बने, फिर बाद वाले राजाओं ने वर्धन शब्द का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, तो ये वंश वर्धन वंश कहलाया। सबसे शक्तिशाली जो राजा उभर करके आए थे वो हर्षवर्धन आए थे, और हर्षवर्धन ने थानेश्वर कन्नौज को राजधानी बनाया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। फाहियान इनके समय में आने वाला दूसरा चीनी यात्री था जो भारत में आया था, फोक्युकी नामक पुस्तक लिखता है। और इनके दरबार में सबसे इंपॉर्टेंट जो कवि थे, दरबारी कवि वो थे बाण भट्ट, जिनके द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए हैं। उम्मीद आपके टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।